अब बेटा देखो, हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया हम दो टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एक तो स्पीड को और दूसरी बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो हमारी हो चुकी है, अब बात करते हैं स्पीड की। इसमें जो बेटा स्पीड होती है, फर्स्ट स्पीड का डिस्कस करते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है कि जो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना बेटा, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो हमारे बेटा ये क्या आ गया, सी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया, N1 V1 स्क्वायर प्लस में N2 V2 स्क्वायर आ गया, प्लस में ऐसे आ गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, N1 प्लस में N2 ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमारा जो C रिप्रेजेंट करता है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये भी रख सकते हैं बेटा, N1 V1 स्क्वायर प्लस में N2 V2 स्क्वायर प्लस में ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, N1 प्लस में N2। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर। अब ये तो हमें पता चल गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऐसे निकाल लेंगे, बट कई बार क्या आ जाता है, टेम्परेचर के रिलेशन में पूछ लेता है बेटा, क्योंकि आपको दूसरे फॉर्मूले टेम्परेचर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, टेम्परेचर दे दिया जाए मूल, तो उसका फॉर्मूला बेटा ये होता है निकालने का, ध्यान रखना 3RT/m। अगर इसके बेसिस में पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगा लेना, नहीं ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कई मॉलिक्यूल दे दिया जाए, इसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो और इसके बेसिस पे। फिर इसमें आता है बेटा एवरेज स्पीड। ये पता है बेटा एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड कैसे, देखो यहाँ पर तो हम काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी निकाल रहे थे। अब एवरेज स्पीड बेटा मतलब जितने भी हमारे पास डिफरेंट होते हैं गैस के मॉलिक्यूल, उनकी सबकी स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। हम चाहते हैं उनकी एवरेज स्पीड निकालें, तो आपको पता है अर्थमेटिक मीन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एवरेज आता है। जैसे N1 V1 प्लस में N2 V2 प्लस में N3 V3। तो इसको हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर दे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाती है, एवरेज स्पीड हो जाती है। अब इसका भी हमें रिलेशन निकाल लेते हैं बेटा। टेम्परेचर में अगर मास दे दिया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा निकालने का, हमारे पास ये होता है बेटा 8RT/, में क्या आएगा बेटा, πm। ये फॉर्मूला होता है 8RT/, में πm। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ये हो गया हमारा। फिर आता है बेटा, एक आती है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है बेटा, इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा 2RT/m। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, आपको इनको ड्राइव नहीं करना, बस सिर्फ आपको फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला कब कौन सा यूज़ होगा, उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं बेटा जो हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसको C से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं C बार से, और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं C स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो तीनों आ गए। अब हम इनके बीच में क्या निकाले बेटा, रिलेशन निकालना चाहे बेटा, कैसे, रिलेशन का इतना ही काम होता है बेटा, अगर एक की स्पीड पता है तो हम उसकी दूसरी स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड पता है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला यूज होता है बेटा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, आपके लिए यही काफ़ी रहेगा। जैसे हमारे पास बेटा हमने निकालनी है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला याद रखना है 0.921, यह रहेगा हमारा C रहेगा बेटा। तो इनका एक रिलेशन आ गया बेटा, एवरेज स्पीड का और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। तो अब उससे इसकी वैल्यू गिवन तो ये भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू गिवन है तो ये भी निकाल सकते हैं। फिर ऐसे हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का भी क्या दे दिया बेटा, रिलेशन दे दिया। क्या दे दिया, रिलेशन दे दिया। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, कोई ज़्यादा नहीं, आप खुद निकाल सकते हो बेटा। दोनों आप जैसे कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर कर लो तो अपने आप रिलेशन आ गया, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो पता चल गया। अब मन में आता है बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है। तो बेटा इसको अप्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है बेटा, ये एक ग्राफ के थ्रू पढ़ते हैं बेटा। ये रिप्रेजेंट करती है बेटा स्पीड को, और ये रिप्रेजेंट करती है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स।
अब मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है भाई, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से कितने आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं आपस में, कितने टकरा रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो होता क्या है बेटा, जो हमारे पास एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसी ने बताया था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बात है। उसने ये कहा था कि हमारे पास जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होता है गैस का, उनकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती, वो ऑलवेज क्या होते हैं, डिफरेंट स्पीड से मोशन करते रहते हैं। मतलब कोलिजन के साथ उनकी स्पीड भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। बट जब हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें, उनको सेपरेट करें एट ए गिवन टेम्परेचर पे, तो उनकी जो मोलिकुलर स्पीड होती है वो क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। ये कह रहा है कि जो मैक्सवेल जो साइंटिस्ट था उसने बताया कि जब हम इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उस समय इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर पे। तो उसके बेसिस पे इसने कहा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है। तो एक ग्राफ प्लॉट आया बन के इस टाइप का बेटा, एक ग्राफ प्लॉट आया। तो एक ग्राफ का देखो मतलब क्या, पहले ग्राफ पढ़ते बेटा। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब सभी को पता चल गया बेटा, कितने नंबर ऑफ हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे, कितने आपस में क्या हो गए, कोलाइड हो गए। क्या हो गए, कोलाइड हो गए। तो इसके बेसिस पे इसने क्या बताया कि देखो जब इसकी स्पीड, देखो स्पीड बढ़ रही है इधर, तो ये कह रहा है जो स्पीड कम हो, स्पीड क्या हो, कम हो और ज़्यादा, उस समय फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, कम है, वेरी स्मॉल है। तो इसने कहा कि एट हाई स्पीड एंड लो स्पीड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी स्मॉल, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। फिर इसने कहा कि जो पीक पॉइंट है बेटा, इस पीक पॉइंट को इसने क्या बोला, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला बेटा। इसने क्या बोला, इसने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला। क्यों बोला, क्योंकि बेटा इस स्पीड पॉइंट पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा हो रहा है। दैट स्पीड ऑफ पॉइंट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम। ये कह सकते हो जिस स्पीड पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होता है उसी को क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। तो अब आपको पता चल गया बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, कि जिस स्पीड पॉइंट पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, टेम्परेचर क्या रखोगे, फिक्स रखोगे। क्या रखोगे, टेम्परेचर फिक्स रखोगे। अगर टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। तो इसी के बेसिस पर हम इसके इफेक्ट पड़ते हैं टेम्परेचर और प्रेशर पे। इनका इफेक्ट पड़ते हैं टेम्परेचर पे और इनके मास पे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मास पे पड़ते हैं बेटा। जैसे हमारे पास एक और ग्राफ आ गया, तो इस ग्राफ में क्या कह रहा है भाई, ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रहेगी। ये हमारी क्या रहेगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रहेगी। तो इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का देखो ये ग्राफ बन क्या है बेटा, ऐसे इस टाइप का ग्राफ बन। ये टेम्परेचर हमारा T1 है और ये हमारा टेम्परेचर T2 है। तो T2 टेम्परेचर ग्रेटर देन है T1 से। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये कह रहा है कि जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया कि इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो गई। क्योंकि देखो बेटा स्पीड इधर इंक्रीज हो रही है, तो स्पीड इंक्रीज होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इस पॉइंट पे हो रहा है और T1 टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इस पॉइंट पर हो रहा है। तो देखो यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हुई है। तो हम ये कह सकते हैं इसके बेसिस पे कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है या किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। उन गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। फिर नेक्स्ट आता है बेटा मास के ऊपर, जो गैस के मासेस के बेस पे। अब जो गैस के मास पे यही बेटा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड। तो हमने दो गैस ले लिया, एक गैस क्या तो ये ग्राफ आया और दूसरी का ये आया। ये हमारे मान लेते हैं Cl2 गैस और ये हमारी होगी N2 गैस। तो इनका बेटा क्या निकाल लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाल लेते हैं। तो इसने कहा कि जो Cl2 गैस है इसका मास ज़्यादा है और इसका मास क्या बेटा, कम है बेटा। तो इसका इसने देखा भाई जो हैवी गैस थी ना उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है बेटा, कम है। जो हैवी गैस है उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है बेटा, कम है। और जो लाइटर गैस है उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज़्यादा है। खुद देखो बेटा स्पीड इधर बढ़ रहा है, यहाँ पर स्पीड कम है और इधर स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो इसका कहने का मतलब होता है कि जो लाइटर गैस होती है, जो हल्की गैस होती है उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो हैवियर गैस होती है उसकी स्पीड कम होती है। तो इन दो पॉइंट से बेटा हमें ये समझने को मिला कि
कि ये पॉइंट समझने को मिले इन 2 पॉइंटों से कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो भी इंक्रीज होती है, अगर टेम्परेचर को हम कम करते हैं तो हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा ये कह रहा है कि जो हल्की गैस होती है, जिस गैस के मॉलिक्यूल्स का मास कम होता है उनकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो फास्टली मूव करती है। और जो गैस हमारे पास प्रेजेंट होती है उनका मास ज़्यादा होता है तो वो फास्टली मूव नहीं करती, क्योंकि मास ज़्यादा होने के कारण उनका जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाती। तो ये पॉइंट बेटा ध्यान रखना।